एंजाइना उस छाती के दर्द को बोला जाता है जो कि मायोकार्डियल इश्कीमिया की वजह से होता है। मतलब जब ब्लड सप्लाई हार्ट को कम पहुंचेगा और उस वजह से छाती में दर्द हो जाएगा तो उसे बोला जाता है एंजाइना। तो ये है चेस्ट पेन ड्यू टू मायोकार्डियल इश्कीमिया। अब मैंने मायोकार्डियल इन्फाक्शन नहीं बोला है और ये एमआई यानी कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मायोकार्डियल इश्कीमिया का मतलब होता है ब्लड सप्लाई हार्ट को भी कम पहुंच रहा है, इतना कम नहीं पहुंच रहा कि हार्ट अटैक आ गया, तो इसे बोला जाता है एंजाइना। एंजाइना का मेन रीजन होता है जो ऑक्सीजन का डिमांड है हमारे मायोकार्डियम का यानी कि हार्ट की मसल का, और जो ऑक्सीजन का सप्लाई है जो कोरोनरी आर्टरी का काम होता है, यहां पे मिसमैच है। मान लीजिए ऑक्सीजन ये 100 यूनिट मांग रहा है और इसको 80 यूनिट ही खाली मिल रहा है, तो जो हार्ट की मसल है वो तरीके से या ढंग से काम नहीं कर पाएगी और इस मिसमैच की वजह से छाती में दर्द शुरू हो जाएगा। ये होता है या तो एथेरोस्क्लेरोसिस से, यानी कि जो हार्ट की ब्लड वेसल है उसके अंदर यहां पे कहीं ब्लॉकेज हो गया, या फिर वेजोस्पाज्म से भी हो सकता है। मतलब अंदर ब्लॉकेज नहीं है या फिर ब्लॉकेज बहुत कम है, लेकिन जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट कर गई और हार्ट को ब्लड सप्लाई करना उसने बंद कर दिया। एंजाइना 4 पैटर्न का होता है और पहला होता है स्टेबल एंजाइना। अब ये जो स्टेबल एंजाइना है इसका नाम स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसका पूरा पैटर्न स्टेबल होता है। इसको एक्सर्शनल एंजाइना भी बोला जाता है। अब एक्सर्शनल एंजाइना मतलब कोई भी एक्सर्शन हो, हार्ट को वैसे पता नहीं रहता कि मैं फिजिकल एक्सर्शन कर रहा हूं या मुझे इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है बॉडी को, वो तो अपना हार्ट रेट ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा देगा। तो एक्सर्शनल एंजाइना में टिपिकल पेशेंट हिस्ट्री देता है कि मेरा घर तीसरी मंजिल पर है, मैं बचपन से चढ़ रहा हूं, मेरी सांस सांस नहीं फूलती थी पहले, लेकिन 6 महीने से क्या हो रहा है, जब भी मैं तीसरी मंजिल पे पहुंचने वाला होता हूं, दूसरी मंजिल तक मैं ठीक रहता हूं, लेकिन जब मैं तीसरी मंजिल पे पहुंचने वाला होता हूं मेरे को छाती में दर्द शुरू हो जाता है, भारीपन जैसा। 1 2 3 मिनट के लिए दर्द होता है और मैं घर जाके ड्राइंग रूम में या अपना सोफा पे बैठता हूं और ये 2 3 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ये जो पूरा पैटर्न है ये मान लो 6 महीने से चल रहा है। और ये पेशेंट का शुरू कैसे होना है, मतलब स्टार्ट कैसे होगा, एंड कैसे होगा। शुरू कैसे होता है, चेस्ट पेन ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, ये स्टेबल है, तीसरी मंजिल पे चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना। खत्म कैसे होता है, 3 मिनट या 2 मिनट रेस्ट करके, ये स्टेबल है। पेन का ड्यूरेशन कितना है, ये स्टेबल है, 2 3 मिनट। और पेन की इंटेंसिटी भी स्टेबल है। मतलब पेशेंट को अगर आप बोलोगे कि आप अपने पेन को माइल्ड बोलोगे, मॉडरेट बोलोगे या सीवियर बोलोगे, मतलब 1 आउट ऑफ 3 है, 2 आउट ऑफ 3 है या 3 आउट ऑफ 3 है, तो उसका फिक्स्ड रहेगा कि मैं तो इसको मॉडरेट ही बोलूंगा, ना ये माइल्ड है ना ये सीवियर है। तो ये पैटर्न उसका पूरा फिक्स्ड रहता है। तो क्योंकि इसकी सारी चीजें स्टेबल हैं इसलिए इसको हमने बोल दिया स्टेबल एंजाइना। अब आप यही सोचिए कि पेशेंट ये 6 महीने के बाद उसको हमने बोल दिया कि भाई ये दवाई खाओ। अब ये 6 महीने जो स्टेबल एंजाइना लेके घूम रहा था, अब ये 1 महीने बाद दोबारा आएगा, बोलेगा 1 महीने में मैंने दवाई तो नहीं खाई आपने जो बोला, लेकिन अब क्या होने लगा कि मेरे को छाती में जो दर्द है ये दूसरी मंजिल पे शुरू होने लगा था और अब तो पहली मंजिल पे हो रहा है। और वो शाम के टाइम आएगा और बोलेगा मैं ऑफिस से वापस आया और मैं 10 सीढ़ी चढ़ा और मुझे छाती में दर्द शुरू हो गया और मैं आराम भी करा, लेकिन मैं 10 15 मिनट आराम करने के बाद भी ये दर्द मेरा ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं आ गया। रास्ते में हो रहा था दर्द, 15 20 मिनट लग गए पहुंचने में आपके पास और अब ये दर्द होना खत्म हो गया। तो उसको बोला जाएगा अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना यहां लिख लेते हैं। अनस्टेबल एंजाइना में जो पेन की सीवियरिटी है ये भी बढ़ेगी, जो पेन का ड्यूरेशन है ये भी बढ़ जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है अनस्टेबल, क्योंकि अब जो पेन का पैटर्न है ये स्टेबल नहीं है। और जो पेशेंट की कैपेबिलिटी थी चढ़ने की, एक्सर्शन करने की, वो भी कम हो गई, उसको जल्दी शुरू होने लगा ये पेन। मतलब जो अकरेंस है वो भी ज्यादा हो रहा है, मतलब जल्दी से हो रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना की एक और खासियत है, ये मोर देन 15 मिनट्स रहता है। जैसे स्टेबल एंजाइना जल्दी से ठीक हो जा रहा था, 2 3 4 मिनट में ठीक हो जा रहा था, ये जो अनस्टेबल एंजाइना है ये 15 मिनट से ज्यादा रहता है। अच्छा, अब अनस्टेबल एंजाइना को प्री इन्फाक्शन एंजाइना भी बोला जाता है।
अब देखिए, हमने ये तो पढ़ा कि इश्कीमिया की वजह से हो रहा है ये जो दर्द है, लेकिन इन्फाक्शन नहीं बोला। और यहां पे भी हमने अभी इसको इन्फाक्शन नहीं बोला है, प्री इन्फाक्शन बोला है। मतलब अनस्टेबल एंजाइना तब माना जाएगा ये अगर इन्फाक्शन के जस्ट पहले की स्टेज है। अब हमें पता है कि इसके बाद सीधा मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा अनस्टेबल एंजाइना के बाद। तीसरा होता है वेजो स्पास्टिक एंजाइना। वेजोस्पास्टिक एंजाइना का मतलब होता है कि अगर ब्लड वेसल किसी की नॉर्मली ऐसी है और वेजोस्पाज्म में चली जाए। अब मान लो इसमें छोटा सा कहीं पे ब्लॉकेज यहाँ पे होगा, तो ये ब्लॉकेज बहुत बड़ा हो गया क्योंकि ये वेजोस्पाज्म में चली गई है। या फिर ब्लॉकेज नहीं भी था और इतना ज़्यादा वेजोस्पाज्म हो गया कि ये जो ब्लड सप्लाई का डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप है कि ये 100 यूनिट पहुंचा दे रहा था और ये खाली 50 यूनिट पहुंचा पा रहा है, जो कि हार्ट मसल के लिए पर्याप्त नहीं है, मायोकार्डियम के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम वेजोस्पास्टिक एंजाइना। इसका दूसरा नाम होता है प्रिंस मेटल एंजाइना। या फिर इसको वेरिएंट एंजाइना भी बोल देते हैं। और ये होता है खाली वेजोस्पाज्म की वजह से, इसमें ब्लॉकेज का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। और लास्ट पैटर्न हम पढ़ेंगे इंट्रैक्टेबल। ये बहुत ही पेशेंट के लिए बहुत ही पेनफुल एंजाइना होता है। ये क्रॉनिक एंजाइना, ये पेशेंट को चलता है और कोई भी इंटरवेंशन कर लो, उसको स्टेंट लगा दो, दवाई खिला दो, ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल की सारी, ये पेशेंट का पेन ठीक नहीं होता। और ये इतना पेन होता है कि इसको हम इनकैपेसिटेटिंग पेन कहते हैं, कि पेशेंट को जब दर्द हो रहा होता है तो उसको ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो कुछ भी काम नहीं कर पाता उस टाइम पे। तो ये होता है एक क्रॉनिक इनकैपेसिटेटिंग angina not responding to intervention। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। स्टेबल एंजाइना होता है रिलीव्ड ऑन रेस्ट एंड स्टार्ट्स ऑन एक्सर्शन या फिर स्ट्रेस, किसी भी टाइप का इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस। फिर अनस्टेबल एंजाइना, सेम स्टेबल एंजाइना ही अगर ऐसा रूप ले ले कि जो इसकी स्टेबिलिटी थी, स्टार्ट ऑनसेट कितनी देर में होगा, कितनी मंजिल सीढ़ी चढ़ के होगा, ठीक कितनी देर में होगा, ये सारी ख़त्म हो गई। ये जल्दी होने लगा, इसका अकरेंस जल्दी जल्दी होने लगा, मतलब पहली दूसरी सीढ़ी पे ही होने लगा, पहली दूसरी मंजिल पे। ड्यूरेशन बढ़ गया पेन का, मतलब पेशेंट बोलेगा कि पहले जो मुझे 2-3 मिनट तक पेन होता था, ये पेन अब मुझे बढ़ गया है 15 मिनट तक हो रहा है या 15 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। और सीवियरिटी भी बढ़ गई। ये तो दोनों हो गई अगर ब्लॉकेज है पेशेंट को। अगर ब्लॉकेज नहीं है, खाली वेजोस्पाज्म की वजह से है, ब्लॉकेज नहीं है एंजाइना का रीज़न, वेजोस्पाज्म है एंजाइना का रीज़न, तो वेजोस्पास्टिक एंजाइना बोलेंगे, जिसको प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। और एक ऐसा एंजाइना जो ठीक ही नहीं हो रहा है कुछ भी करके, और वो इतना ज़्यादा पेशेंट को परेशान कर रहा है कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो उसे बोलेंगे इंट्रैक्टेबल एंजाइना। अब ये जो पेन है, इसका अगर आप असेसमेंट करेंगे या पूछेंगे पेशेंट से कि ये पेन कैसा है ये एंजाइना का, तो पेन में वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि ये जो पेन है ये बहुत तेज़ नहीं है। आप अगर इसको 3 ऑप्शन दे देंगे कि ये पेशेंट माइल्ड है, पेन माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है, तो ये हमेशा पेशेंट बोलेगा या तो ये पेन मॉडरेट है या फिर माइल्ड है। कभी भी ये पेन सीवियर नहीं डिस्क्राइब करेगा पेशेंट, ठीक है। तो ये एंजाइना की टिपिकल पहचान है कि अगर पेशेंट बोल रहा है बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है और टॉलरेट ही नहीं हो रहा, दर्द इतनी ज़ोर से हो रहा है और पेशेंट दर्द के मारे अपनी छाती पकड़ के रो रहा है, तो ये नहीं हो सकता, एंजाइना का दर्द नहीं हो सकता। ये किसी और रीज़न से होगा, उसकी लंग्स की वजह से हो सकता है, बोन की वजह से, मसल की वजह से, इंजरी की वजह से, किसी और वजह से हो सकता है। तो हमेशा पेन होता है माइल्ड या मॉडरेट, सीवियर कभी नहीं होता।
दूसरी चीज, ये कभी भी सांस लेने पे बढ़ता या कम नहीं होता है, मतलब डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन। तो अगर सांस लेने पे किसी को दर्द बढ़ रहा है और सांस छोड़ने पे किसी का दर्द वो ठीक हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि उसको मसल्स या बोन में पेन है। ये हार्ट का तो नहीं हो सकता, हार्ट की वजह से ये दर्द नहीं हो सकता। पहली चीज हो गई माइल्ड टू मॉडरेट, इससे अफेक्ट नहीं हो रहा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन से। फिर ये जो पेन है इसका आपको पूछना पड़ता है कि ये रेडिएट हो रहा है, एक तो शुरू कहां से हो रहा है। तो अगर आप एक, ठीक है, तो ये पेशेंट को पेन मोस्टली यहां पे होता है रेट्रोस्टर्नम, मतलब जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, स्टर्नम होती है, हार्ट यहां पे बिल्कुल बीच में चेस्ट के इस पोर्शन में होता है। अब ये जो पेन है ये रेडिएट करेगा, ये रेडिएट करके जाएगा या तो ऊपर नेक में या फिर जॉ में, फिर जाएगा शोल्डर में या फिर आर्म में, या फिर घूम के चला जाएगा बैक में। तो ये जो पेन है ये रेट्रोस्टर्नल होता है और रेडिएट करता है शोल्डर, आर्म, नेक, जॉ या फिर बैक। ये सारा ऑब्वियसली जो रेडिएट करेगा ये लेफ्ट साइड करेगा। राइट साइड के शोल्डर में अगर पेन जा रहा है तो वो हार्ट का नहीं है, लेफ्ट साइड में ही जाएगा ये जो पेन है। इसके अलावा आपको पेशेंट से पूछना होगा कि ये पेन का ड्यूरेशन कितना है, ये पता करने के लिए कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये स्टार्ट कैसे हुआ और रिलीव कैसे हो रहा है, ठीक हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके अलावा आपने कोई इसके लिए मेडिकेशन लिया, अगर आपने नाइट्रोग्लिसरीन ले लिया है तो उसके बाद ये रिलीव हुआ या फिर रिलीव नहीं हुआ। अगर रिलीव हो गया तो ये होता है स्टेबल एंजाइना में, और अगर मेडिसिन लेके रिलीव नहीं हो रहा है तो ये होता है अनस्टेबल में। तो ये तो हो गया पेन का असेसमेंट। इसके अलावा एंजाइना के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस पेन के अलावा अगर आपको एंजाइना असेस करना है कि पेशेंट को कैसा एंजाइना है, तो पेन के अलावा इस पेशेंट को साथ में सांस भी फूलेगी, डिस्निया होगा, पैल्पिटेशन होगा, स्वेटिंग होती है। अच्छा, फिर इस पेशेंट ऐसा लगता है कि थोड़ा सफ़ेद सा पड़ गया। जो पेशेंट नॉर्मल स्किन टोन होता है, पिंकिश या रेडिश स्किन टोन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और पेशेंट ऐसा लगता है पेलोर पे चला गया, मतलब सफ़ेद सा पड़ गया। ब्लड सप्लाई फेस की या हाथ की या टिप की, नोज़ के टिप्स की ये कम हो जाती है, तो पेलोर आ जाता है। फिर पैल्पिटेशन के अलावा इसको टेकीकार्डिया मिलेगा जब आप इसका पल्स रेट नापेंगे, हाइपरटेंशन भी मिल सकता है। फिर ये पेशेंट कई बारी डिजीनेस या सिंकपी भी रिपोर्ट करते हैं, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो जाती है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब देखिए, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस का मतलब कई बार पेशेंट बोलेगा छाती में दर्द हो रहा है, साथ में मेरे को उल्टी भी आ गई, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है साथ में गैस भी बन गई। तो ये डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल जाते हैं। मेन होता है चेस्ट पेन एंजाइना का फाइंडिंग, उसके साथ सांस फूलेगी पेशेंट की, धड़कन महसूस होगी, हार्ट रेट नापोगे बढ़ा हुआ मिलेगा, साथ में पेशेंट को पसीना आएगा, पेलोर हो जाएगा, मतलब सफ़ेद पड़ जाएगा पेशेंट, चक्कर सा आएगा, डिजीनेस और सिंकपी होगी, और पेट भी खराब हो सकता है उसका, और हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। अब इसमें जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस के वही तरीके हैं कि हम ईसीजी करेंगे, इको करेंगे इसका, साथ में स्ट्रेस टेस्ट करेंगे जो कि टीएमटी होता है और स्ट्रेस इको होता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो सीएजी करेंगे, और अगर उसमें कुछ मिलता है तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन है जो हम पढ़ चुके हैं, मेडिकेशन देंगे पेशेंट को, जिसमें स्टैटिन्स देते हैं, ब्लड थिनर देते हैं, कोरोनरी डायलेटर्स देते हैं,
कोरोनरी आर्टरी के डायलेटर्स देंगे या बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगाएंगे या फिर सीएबीजी करेंगे। तो उसको जो भी एंजाइना के बाद, एंजाइना की वजह से जो भी हम इन्वेस्टिगेशन में पकड़ेंगे, एंजाइना के लिए पेशेंट आया और इन्वेस्टिगेशन में हमने अगर ब्लॉकेज पकड़ी तो उसको स्टेंट लगेगा या बाईपास होगी।